तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम स्पिरिट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का सीन देखते हैं जहां पर सभी सेट के लोग आए होते हैं और उनमें से सोल सेट की ग्रैंड मास्टर भी होती है जिसने जबरदस्ती ये कॉन्फ्रेंस रखी होती है। वो बताती है कि आज की कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है ताकि स्पिरिट वर्ल्ड का कोई एक लोड बन सके जिसके अंदर सभी फैमिलीज काम करेंगी। अगर किसी को मेरी बात मंजूर नहीं तो वो अरीना में आकर अपनी बात को प्रूव कर सकता है। मैं सबको एक मौका दूंगी। अगर मेरे सेट से ज्यादा कोई सेट स्ट्रॉन्ग है तो वो भी लोड बन सकता है, पर मुझे यकीन है कि ऐसा कोई भी नहीं है। मगर एक सेट मास्टर आवाज उठाते हैं और फाइट के लिए अरीना में आ जाता है तो ग्रैंड मास्टर अपने डिसाइपल को भेजती है उसके साथ फाइट करने के लिए, जिसे देखकर सब कहते हैं ये तो एक छोटी सी बच्ची है, ये क्या ही कर लेगी, ये बेचारी तो आज मारी जाएगी। मगर वो छोटी सी बच्ची अपने एक अटैक में उस सेट मास्टर को हराकर अरीना से बाहर फेंक देती है, जिस पर सब हैरान हो जाते हैं और उसकी पावर देखकर फिर दो मास्टर एक साथ उसके साथ फाइट करने के लिए आते हैं। मगर वो अपनी आइस पावर से उन्हें भी फ्रीज करके हरा देती है, जिस पर ग्रैंड मास्टर अनाउंस करती है कि अगर अब कोई नहीं बचा तो फिर मैं स्पिरिट वर्ल्ड की न्यू लॉर्ड हूँ। पर बैंकॉक कहता है कि रुक जाओ दादी अम्मा, मेरी टोंक्यो पवेलियन सेट को भूल गई हो क्या, और वो जूशन को भेजता है उसके साथ फाइट करने के लिए। मगर वो उसे भी फ्रीज कर देती है, पर जूशन के पास वज्रा बॉडी होती है जिसके वो लेवल 2 पर आ गया था, इसलिए आइस पावर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। देन जूशन उसको आजाद करते हैं और अपने स्टिक से ब्रूटल अटैक करके उस डिसाइपल को हरा देता है। तो ये देखकर ग्रैंड मास्टर को बहुत गुस्सा आता है और सब सेट वाले सोच में पड़ जाते हैं कि अब न्यू लॉर्ड कौन बनेगा। फिर दादी अम्मा अपनी चाल चलती और मूशवान को फाइट करने के लिए अरीना में ले आती, तो उसे देखकर बैंकॉक खुद अरीना में आता है और कहता है कि मूशवान आखिर तुम सोल सेट वालों की तरफ से क्यों लड़ रहे हो। जिस पर वो बताता है कि मुझे तुमसे बदला लेना है क्योंकि तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। पर बैंकॉक थर्ड आई की मदद से देखता है तो उसे पता चलता है कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है। फिर उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है जहां मूशवान ज्ञान के नॉलेज से बैंकॉक पर काफी सारे अटैक करता है, पर बैंकॉक वेपनर जी की सन बर्निंग टेक्निक से उसके अटैक को डोज कर लेता है और उस पर अटैक करता है। मगर वो उससे बच जाता है और चेन की वजह से बैंकॉक को जगह लेता है, पर वो एंशिएंट डैगर का यूज करके बच जाता है और फोर मास्टर को समन करके उस पर लगे सोल कंट्रोलिंग स्पेल को रिमूव करने लगता है। पर वो स्पेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता और वो दोबारा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। मगर तभी वहां मूशवान का मास्टर आता है जो स्पिरिट वर्ल्ड के 3 पावरफुल सेट में से एक होते हैं और वो अरीना पर इतना ज्यादा प्रेशर डालता है कि सब उसके प्रेशर के नीचे आ जाते हैं। देन वो अपने डिसाइपल को उठाकर हील करते हैं और ग्रैंड मास्टर पर अटैक करते हुए कहता है कि ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है, अगर दोबारा कभी तुमने मेरे डिसाइपल को अपने इस गंदे खेल में इन्वॉल्व किया तो मैं तुम्हारे पूरे सेट को चुटकी की तरह मसल दूंगा। जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाते हैं और ग्रैंड मास्टर कहती है कि मैंने सोचा ही नहीं था कि वुगू खुद यहाँ आ जाएगा। फिर वो सुशी को अरीना में भेजती है और कंपटीशन को दोबारा स्टार्ट करती है। तो उससे फाइट करने के लिए गंटाल अरीना में आता है, पर वो उससे फाइट नहीं करता, वो बस उसकी मेमोरीज को रिकवर करवाने की कोशिश करता है। मगर बेचारा नाकाम हो जाता है। तो फिर पैको सुशी के साथ फाइट करने के लिए अरीना में आता है जहां उन दोनों में टक्कर का मुकाबला होता है। चाहे सुशी का कल्टीवेशन लेवल ज्यादा होता है पर पैको के पास भी डिवाइन पावर्स होती हैं। दूसरी तरफ हम एक सीक्रेट जगह का सीन देखते हैं जहां सुशी को कंट्रोल करने वाले क्रिस्टल को रखा होता है, तो ताई उस क्रिस्टल को जाकर आजाद करवाने लगता है, पर अचानक वहां एक शील्ड बन जाती है जो डीमन मधुरा ने बनाई होती है और वो गॉड ऑफ वेल्थ का मेंबर होता है। तो उसे देखकर ताई कहता है कि ओहो, तो सोल सेट वाले गॉड ऑफ वेल्थ के साथ मिले हुए हैं। मैं भी कहूँ आखिर सोल सेट वालों में इतनी पावर कहां से आ गई। पर डीमन मधुरा कहता है कि बच्चे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि डीमन मधुरा खुद तुम्हारा कुछ उम्र बनाने आया है। जिसके बाद उनकी भी फाइट स्टार्ट हो जाती है और हम हमारे चोकर भैया को भी देखती है जो इनविजिबल होकर ये सब देख रही होती है। सीन वापस अरीना पर आता है जहां बैंकॉक और सुशी अभी भी बिना थके ज़ोंबी की तरह फाइट कर रहे होते हैं। बैंकॉक चाहता तो इस फाइट को बहुत जल्दी खत्म कर सकता था, मगर वो सुशी को चोट नहीं पहचाना चाहता। वापस ताई वाले सीन पर आते हैं जहां वो रेंजो और भुजंग के साथ मिलकर उस डीमन का सामना करता है, मगर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और उन सब के ओरा की शॉक वेव की वजह से जोकर की इनविजिबल शील्ड रिमूव हो जाती है और वो सबको नजर आने लग जाता है। जिस पर मधुरा कहता है कि क्या तू भी इनके साथ है, तो वो कहता है कि ना ना, मैं तो बस यहाँ शो एंजॉय करने आया था, लेकिन अगर ये तीनों गिरकर मेरे पैरों पर माफी मांगे तो मैं फिर इनकी मदद कर सकता हूँ। पर ताई कहता है कि रेंजो तुम्हारे इस जोकर वाले पेंट को रिमूव कर सकती है। तो जोकर कहता है कि डील डन, मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगा, बदले में तुम लोग मेरे इस पेंट
वाले मास्क को रिमूव करोगे। जिसके बाद वो भी उनके साथ मिलकर फाइट करने लग जाते हैं और कुछ ही देर में वो स्टीमर मडूरा को मार मार कर उसका कचुम्बर बना देते हैं। देन ताई शील्ड तोड़कर क्रिस्टल को आजाद करता है तो मिका को इस बात की सेंस हो जाती है, जिस पर वो खुद सुशी को कंट्रोल करता है और इमोर्टल साउंड टेक्निक की 11th फॉर्म का यूज करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि जो कोई भी सुशी के फॉर्मेशन एरिया में आता है वो स्टोन बन जाता है और उसकी सोल पावर सुशी के अंदर ऑब्जर्व हो जाती है। तो ये देखकर अरीना में मौजूद सभी लोग वहां से भागने लगते हैं, पर ये फॉर्मेशन हाई कल्टिवेशन लोगों पर काम नहीं करती, इसलिए वो बच जाते हैं। मगर बहुत लोग ऑलरेडी इसका शिकार हो जाते हैं और ये फॉर्मेशन फैलती ही जा रही होती है। फिर ताई और जोकर भी वहां आते हैं तो वैंखाओ उनके साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं और वो तीनों मिलकर एक काउंटर अटैक करते हैं और उस फॉर्मेशन को खत्म कर देते हैं। पर उस फॉर्मेशन की और उन तीनों की जितनी भी स्पेशल एनर्जी होती है सुशी उसे अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है और इमोर्टल साउंड टेक्निक के 12 फॉर्म को अचीव करके ब्रेक थ्रू कर लेती है, जिस पर अरीना में खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं, हत्ता के मिका भी हैरान हो जाता है। 12th फॉर्म को अचीव करने के बाद सुशी पर जितने भी सोल कंट्रोलिंग स्पेल होते हैं वो सभी खत्म हो जाते हैं और वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है। मगर ज्यादा स्पेशल एनर्जी यूज करने पर वो कमजोर पड़ जाती है तो वैंखाओ उसे संभालता है, जिस पर वो कहती है कि वैंखाओ तुम यहाँ पर कैसे। मगर तभी गंटाल उनके पास आते हैं और कहता है कि सुशी शायद तुम मुझे नहीं जानती पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। पर सुशी रोते हुए गंटाल को गले लगा लेती है और कहती है कि बिग ब्रो मुझे सब याद आ गया है, मैंने आपको बहुत मिस किया और इसी के साथ बरसों पुराने कुंभ के मेले में पिछले बहन भाई आज मिल जाते हैं। फिर बाकी सभी लोग वहां आकर उनकी जान बचाने के लिए वैंखो को थैंक यू करते हैं। मगर ग्रैंड मास्टर अच्छी बड़ी यूनियन में आग लगाते हुए कहती है कि ये दोनों यू क्लैन से हैं। इससे आगे वो कुछ बोल पाती है उससे पहले ही वैंखो और गंटाल अपनी अपनी सोड उसके अंदर घुसाकर उसे जान से मार देती हैं। मगर यू क्लैन के बारे में सुनते ही वो सभी लालची हो जाती हैं क्योंकि उन्हें पता था कि यू क्लैन के लोग एक ट्रेजर हैं, वो जितना चाहे उतना कल्टीवेट कर सकते हैं। मगर गंटाल गुस्से में कहता है कि अगर किसी ने भी सुशी को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं यहाँ खून की नदियां बहा दूंगा, जिस पर वो सभी सेट एक साथ हो जाते हैं। तो वैंखाओ कहता है कि हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी, हम भी एक साथ हैं। और फिर तभी फाइट स्टार्ट हो जाती है जहां वो हर तरफ खून की लाशें बिछा देती हैं। पर एक सेट वाले लेजेंडरी आर्टिफैक्ट का यूज करके गंटाल और सुशी को एक शील्ड में कैद कर देते हैं। वो शील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उसे वाइट रिलम वाला बंदा भी नहीं तोड़ सकता। पर गंटाल कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारा पापा कौन है। एंड तभी वो अपने फुल ओरा को रिलीज करता है और आज पहली बार अपनी सारी पावर का यूज करके उस लेजेंडरी आर्टिफैक्ट को तोड़ देता है। मगर इस काम में उसकी सोल भी बर्न हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पर स्क्रैचेस आ जाती है और वो वहीं पर ही गिर जाता है। तो ये देखकर सुशी रोने लग जाती है। अभी अभी तो वो मिले थे लेकिन स्टूडियो वालों ने इन्हें जिरा भी कर दिया। फिर जब काफी देर तक उसकी सांसें नहीं चलती तो सुशी गुस्से में पागल हो जाती है और इमोर्टल साउंड टेक्निक की 12th फॉर्म का यूज करके अपने आसपास के सारे एरिया को डिस्ट्रॉय कर देती है। 12th फॉर्म यूज करने पर उसके बालों का कलर भी व्हाइट हो जाता है और वो कहती है कि आज तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। फिर कुछ देर बाद वो सभी जब अपनी फाइट खत्म करके वहां आते हैं तो देखते हैं कि पूरा जंगल फ्रीज है और गंटाल जमीन पर पड़ा है। तो ये देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा दुखी होती हैं, चाहे गंटाल जैसा भी था मगर वो अब उससे अटैच हो गए थे। फिर वैंखाओ गंटाल की बॉडी को चेक करता है तो वो बताता है कि इसमें सोल के कुछ ट्रेसेस अभी भी बाकी हैं, शायद ये बच सकता है। तो ये सुनते ही मुयांग और जूशन उसे अपने साथ इलाज के लिए ले जाते हैं। Kimi no 虜にな